जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका बेदाम सर महकाई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जानिए पहचानिए और मैं हूं एहसन उमर। जानिए पहचानिए का मकसद, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में, उनके हाल अहवाल के बारे में जानते और पहचानते हैं। गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों में आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू सुनी, जहाँ हमने कई प्रोग्राम्स किए करियर डेवलपमेंट पर, पर्सनल डेवलपमेंट पर, पब्लिक स्पीकिंग पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर और वुमेन डेवलपमेंट पर। ठीक इस तरह अब लोगों की पुरजोर फरमाइश पर एक और प्रोग्राम हमें करना है। जैसा कि लोगों को अक्सर हमसे शिकायत रहती है कि आप म्यूजिशियंस को अपने प्रोग्राम में बहुत कम क्यों बुलाते हैं, तो आइए आज आपकी इस शिकायत को दूर करते हैं और आपकी पुरजोर फरमाइश पर एक म्यूजिशियन को अपने प्रोग्राम जानिए पहचानिए में शामिल करते हैं। तो आज आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है जानिए पहचानिए में, वो कोई और नहीं बल्कि कोक स्टूडियो के लीड गिटारिस्ट, मौज म्यूज़िकल बैंड के फाउंडिंग मेंबर, गुज़िश्ता 20 साल से म्यूज़िक से वाबस्ता हैं। 2008 में मौज ने अपने मशहूर गाने पहेलियाँ के लिए MTV बेस्ट म्यूज़िक वीडियो का अवार्ड भी हासिल किया और इसके अलावा बहुत सी कामयाबियाँ समेटते हुए पाकिस्तान के मशहूर गिटारिस्ट, सॉन्ग राइटर, कंपोज़र, प्रोड्यूसर। आइए मुलाकात करते हैं उमरान शफीक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं जनाब? बस अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस थोड़ा सा कराची के सैर करके आया हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से मज़े से। अच्छा, चलें इसी बहाने आपने कराची की सैर कर ली। चलें जी, बहुत खुशी हुई आपको इस प्रोग्राम में देख के। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ आज स्टूडियो में? इट्स लवली, इट्स ऑलवेज गुड टू सी कि नए तरीके से, नए मीडियम में जो आजकल जो मॉडर्न एक तरीका है ऑनलाइन होने का, आई मीन दैट्स द वे द फ्यूचर। तो अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी भी एक स्टाइल अंदाज में एक इस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, ज़बरदस्त। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और पहला सवाल वो ये है कि आज आप कैसा महसूस करते हैं जब आप एक नाम से पहचाने जाते हैं? जहाँ जाते हैं यकीनन लोग पहचान लेते होंगे, यार अच्छा आपको तो हमने देखा है, वहाँ देखा है, वहाँ देखा है। आज कैसा लगता है जब एक नाम बन चुका है, एक पहचान मिली है? शुरू में जब आई गेस जब नहीं होता तो आपको ये इस किस्म की इस चीज़ की शायद आपको तलब होती है, ये नहीं होती। ये अब एक ज़माने में आई गेस थी कि चाहता था कि लोग मुझे जाने पहचाने और मेरे काम से, यानी उनके, लेकिन जो एक ये जो सेलिब्रिटी फैक्टर जहाँ आ जाता है ना, उससे मैं अब आई गेस एज के साथ साथ ये जो भी है मुझे पता चला कि मैं इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट। सेलिब्रिटी स्टेटस का कोई ना तो कोई फ़ायदा होता है, हेडेक ही होता है उसका। तो मुझे ये था कि मैंने म्यूज़िक का काम करना था एज ए म्यूज़िशियन जो था, और उसमें अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन मिल जाती है उसकी वजह से तो दैट्स ग्रेट। लेकिन वरना तो मैं जिस तरह बाकी सारे होते हैं, सुबह को उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, बीवी बच्चे को घर पे छोड़ के फिर वापस आता हूँ, दिल यही कर रहा होता है कि उनके साथ दिन गुजारूँ जो भी है। तो अब ऑब्वियसली उसके अलावा तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट यू नो लीड अ वेरी नॉर्मल एवरेज डे टू डे लाइफ जो होती है। तो So you love to keep yourself in low profile, I guess. लो प्रोफाइल भी, अब देखिए मैं इंटरव्यू भी कर रहा हूँ यहीं आके, तो इट्स नॉट लाइक कि ये, लेकिन वही होता है कि अब मैं अपने काम के हवाले से चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने और पहचाने। लेकिन बाकी जो एक एक तो होती है सेलिब्रिटी कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लोग आपके पीछे भाग रहे होते हैं फॉर नो अपेरेंट रीज़न। आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, लेकिन शुक्र है कि आई एम ग्लैड कि जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मुझे उस किस्म की सेलिब्रिटी नहीं मिली जहाँ पे बाहर सड़क पे निकलना मुश्किल होता है। दैट्स नॉट माई केस। लेकिन मेरे लिए तो मैं तो आई एम वेरी हैप्पी एट दैट सिचुएशन, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है। मैं ऑब्वियसली कोक स्टूडियो में, उसके अलावा भी मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना। तो वो एक लगता है कि बड़ी यार मज़ेदार क्या लाइफ हो, ये वो, बट एक्चुअली इतना शायद एक्साइटिंग जो आप समझते हैं वो ना हो, इट्स मोर ऑफ अ न्यूसेंस। ठीक है, ज़बरदस्त। तो अब तो ये बताइए कि इस कामयाबी का सफ़र, जो पूरा सफ़र एक चल रहा है, जर्नी अभी तक कंटिन्यू, तो इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? आगाज़ आई मीन म्यूज़िक का शौक़ तो मुझे बचपन से था। मेरे 3 बड़े भाई हैं, तो उनमें से जो 2 सबसे बड़े भाई हैं वो म्यूज़िक, उनका बैंड होता था। तो मैं छोटा सा था, तो तब से मैंने बैंड और म्यूज़िक और यू नो 4-5 बंदे एक छोटे से कमरे में शोर मचा रहे हैं, उस किस्म का सिनेरियो मैंने बचपन से देखा है।
तो वो आई थिंक अंदर जाके बात बस ही गई, यानी कि वो उधर ही रह गई। और मैं फिर हमेशा से यही था कि ये इस चीज़ का मुझे ख़ास मज़ा आता है करने में। और तो फिर स्कूल गया, कॉलेज गया, जॉब भी की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और उसके बाद 4-5 साल कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद अमेरिका में मैंने सोचा कि यार जो एक चीज़ जो वाकई में मैं जो करना चाहता हूँ, और ये इस किस्म का रिग्रेट नहीं मैं चाहता ज़िंदगी में कि मैं उम्र गुजर जाए और फिर सोचूं कि यार वो एक जो वाकई जो मैं चीज़ करना चाहता था वो नहीं की। तो वहाँ और फिर मैंने सोचा कि अच्छा अगर करना है तो मैं हूँ तो पाकिस्तानी, और अगर कुछ करना है उसके हिसाब से तो एज ए पाकिस्तानी म्यूज़िशियन मैं वापस पाकिस्तान जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान में रहते हुए एक म्यूजिशियन जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो यूएस जाए, वहाँ पर जाके काम करे, उसका एल्बम ही वहाँ से रिलीज हो जाए, कुछ ना हो तो आपका वाला केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, आप यूएस से जो है वो पाकिस्तान आए और यहाँ पर आके आपको ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही है, मैं समझता हूँ। तो ऐसा क्यों है? अब मैं वहाँ भी मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड की थी अमेरिका में भी, और अमेरिका से रिलीज, लेकिन अब लोग बेसिकली द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लगता है यही है कि वहाँ जाएंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा, यहाँ तो आपको पता है यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं करता म्यूज़िक की, ये सोच रहे होते हैं। लेकिन एक तो मैं जो एज ए गिटार प्लेयर अमेरिका में बैठ कर उनकी म्यूज़िक को ही मैं अपने तरीके से बजा रहा था, लेकिन वो मैं नहीं, वहाँ तो कितने फिर रहे हैं गिटार प्लेयर जो बड़े बड़े अच्छे गिटार प्लेयर, बड़े अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिर भी मैं तो वहाँ तो यानी एक सिलसिला चल रहा है। और वहाँ आप सोचे हर छोटे छोटे शहर के अंदर एक म्यूज़िक स्कूल होता है, उसके हर साल आपके तकरीबन 500, 600, 1000 डिपेंडिंग ऑन द स्कूल कितने लोग हर ग्रेजुएट करके प्रॉपर सीखे हुए लोग जो निकलते हैं। मैंने तो म्यूज़िक का कोई स्टडी तो नहीं किया उसको जिस तरह, यानी स्कूल जाके तो नहीं कभी पढ़ा, मैंने स्टडी इस तरह किया है कि हर वीकेंड जाके बजाते थे हम 12-12 घंटे, और वो उस किस्म की एक जो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस होता था। तो वो उसका यही होता है कि अमेरिका में एक तो पाकिस्तानी बहुत कम है, और अगर ऐसा पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं तो कौन सुनेगा। सही बात। ठीक है, काफ़ी बातें तो थोड़ी सी अभी हम मज़ीद करेंगे म्यूज़िक के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो यकीनन हम लोग जानना चाहेंगे आपकी एकेडमिक्स के बारे में, आपकी बेसिक एजुकेशन के बारे में। तो पहले तो बेसिक एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की और फिर कहाँ तक उस सिलसिले को जारी रखा? जी, बेसिक एजुकेशन मैं आई वाज बोर्न इन बहरीन, द अरेबियन गल्फ। तो वहाँ बहरीन स्कूल था विच वाज एन अमेरिकन बेस्ड स्कूल, तो वो अमेरिकन हाई स्कूल गया। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं टेक्सास A&M बेसिकली, तो वहाँ अपनी बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इंग्लिश लिटरेचर मास्टर्स। हाँ, अम्मी अबू ने कहा कि आप म्यूज़िक तो हो ही नहीं सकता, क्या आप करें तो कुछ और सोच लो। शुरू में मैं बिज़नेस एडमिन की तरफ गया और आई क्विकली रियलाइज कि इट्स नॉट फॉर मी, बिज़नेस का मेरा कोई सेंस नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि चलो अगर म्यूज़िक नहीं तो किसी और क्रिएटिव फील्ड के अंदर। मुझे पढ़ने का और लिखने का काफ़ी शौक़ था, इंग्लिश में एटलीस्ट। तो वहाँ से फिर मैंने कहा चलो इंग्लिश लिट का एटलीस्ट आई जस्ट नीड अ पीस ऑफ पेपर बेसिकली। तो वहाँ तक मैंने फिर बैचलर्स की, उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं बस अब और पढ़ाई नहीं होगी मुझसे। मैं आई एम अ क्वालिफाइड म्यूजिशियन क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने ज़्यादा कॉलेज में म्यूज़िक बजाया और पढ़ा कम है। ये तो 100% एक है। मैं उतना पढ़ता था कि मैं बस पास हो जाऊँ, लेकिन जो सही मेहनत मैंने की थी कॉलेज में उसके बाद भी वो म्यूज़िक में ही करता था। जॉब भी मैं बड़ी अच्छी मिली और आईटी की फील्ड में, और आईटी भी मैंने ऐसी इस तरह करते कराते उसका भी मुझे नहीं अच्छा खासा पता चल गया। और जॉब वेरी सिक्योर और स्टेबल जो एक होती है, जो यानी घर वाले तो बड़े खुश थे उन दिनों स्टेबिलिटी और सारा। आई गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग, तो उस लिहाज से एवरीथिंग वाज ग्रेट। लेकिन वो अंदर से फिर एक आपको आवाज़ एक जागती थी अक्सर कि यार दिस इज़ व्हाट यू रियली वांट टू डू।
ठीक है, अंदर की आवाज़ की इन्होंने बात की, अभी यकीनन आप लोगों के अंदर से भी बहुत सारे सवालात की आवाज़ आ रही होगी। तो सबसे पहले तो इसके हवाले से भी हम बात करें कि लाइक लोगों को एक इंतज़ार रहता है, कोको स्टूडियो का एक सीज़न आने वाला है साल में एक दफ़ा। अब जब भी वो सीज़न आता है तो उसमें कुछ और उनको नज़र आए ना आए, एक चेहरा उन्हें आपका ज़रूर नज़र आ रहा होता है। लाइक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप पहले सीज़न से लेकर अब तक जो है वो इस सीज़न का एक पार्ट बने हुए हैं। और बड़ा अभी तो मैं यानी एक साहब को बता रहा था, हमारे स्टूडियो में ही होते हैं, मैंने कहा कि उमरान शफीक साहब आते हैं। उन्होंने कहा उमरान शफीक वही वो कोको स्टूडियो में जो इस तरह करके गिटार होता है, राइट? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल यार वही है। तो अब जब कोको स्टूडियो में आने के बाद इतना आपका एक नाम बन चुका है, तो पहले तो हम लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कोको स्टूडियो में काम करने का मौका कैसे मिला? ये भी लंबी चौड़ी कहानी है कि वो मैं जब वापस आया तो मेरी अली अज़मत से थोड़ी बहुत जान पहचान थी, अली अज़मत ऑफ जुनून। तो उन्हीं दिनों उनका जो गिटार था वो जा रहा था और मैं नया नया वापस आया था, तो मुझे सेशन वर्क और बेसिकली कोई कनेक्शन और काम शाम चाहिए था। तो ही कॉल मी अप, ही सेड के वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो मैंने कहा सही है। तो फ़ौरन से पहले फिर हमने एल्बम पे काम शुरू कर दिया। एल्बम जब बन गई, ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन तो उन्हीं दिनों में, और इसी तरह बेसिकली काम चलता है ना कि कनेक्शन से कनेक्शन। तो अपने जो रुहेल हयात हैं वो उन दिनों अपना हाउस बैंड ढूंढ रहे थे पहले कोक स्टूडियो के लिए फर्स्ट सीज़न। तो ही हर्ड द एल्बम अली अज़मत एंड बेसिकली स्टोल अली अज़मत सोशल सर्किट्स के बाद जो क्लैश एंड फोक जो आई थी। हाँ, तो इट वाज बेसिकली गम्बी ऑन ड्रम्स, Manu, who's the famous bass player from Coke Studio, Manu on bass, on Ali Azmat and me on guitar and Ali Azmat singing. तो रोहेल ने बेसिकली हम तीनों को साइड पे कह दिया आजा। तो हम फिर बेसिकली एंड ऑफ कोर्स रोहेल हयात का आई वाज अ ह्यूज फैन। वाइटल साइंस वाज अ बिग पार्ट ऑफ माय म्यूजिकल पाकिस्तान के साथ जो पॉप म्यूजिक का जो सीन था, तो वाइटल साइंस वाज द बिगेस्ट थिंग। तो व्हेन ही कॉल्ड ही इज़ लाइक कि यार मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, वुड यू बी इंटरेस्टेड? मैंने कहा या बताएं कब कैसे। उन दिनों मैं लाहौर रहता था, तो इस साइड कि मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ, आप आ जाएं, कराची आ जाएं। और तो बस मैं पहुँचा, 1-2 मीटिंग्स हुई वहाँ से, उसके बाद काम शुरू हो गया। और फिर वो दिन थे और अब आज का दिन आ गया जो, और उन दिनों में तो सोचा भी नहीं था कि ये अब तक चल रहा होगा। इट वाज सपोज्ड टू बी बेसिकली अ वन ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, और लोगों को बहुत पसंद आई है जब आप एक इनोवेशन लेकर आते हैं, खासतौर में म्यूजिक में फ्यूजन भी है, इनोवेशन भी है, तो लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया और फिर वो एक सिलसिला चल निकला है कि वो हम हर साल जो है कोई नया सीज़न। अच्छा, वाइटल साइंस का भी तज़किरा हुआ, आपने बताया रोहेल हयात के साथ आपने तो कोक स्टूडियो में काम किया ही है। उसके साथ साथ वाइटल साइंस में मुझे याद है कि एक और नाम था शाही हसन, और शाही हसन का भी रिसेंटली हमने प्रोग्राम देखा कॉर्नर टू म्यूजिक के हवाले से, तो मुझे याद आया कि आपका भी उसमें कोई एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल रहा, तो वो क्या था उसके हवाले से थोड़ा बताएं। बड़ा तो नहीं था, छोटा सा रोल था। और शाही के साथ भी 1-on-1 एक डीलिंग रही है। ही मास्टर्ड माय एल्बम द मौज एल्बम, वहाँ पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी। उसके बाद काफ़ी सेशन वर्क भी हुआ। तो ही इज़ ऑलवेज बिन ग्रेट सपोर्टर। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि ये कोर्नेटो म्यूज़िक आइकॉन्स हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आके जस्ट लैंड सम ऑफ योर गिटार पार्ट्स, थोड़ी सी प्रोडक्शन या जो भी है, रैंडम 1-2 चीज़ें करनी होंगी शो पे। तो वंस अगेन फॉर ये तो सारे मेरे चाइल्डहुड म्यूज़िकल हीरोज़ हैं, तो मैं तो ऑलवेज ऑन बोर्ड इस तरह। तो ही कॉल्ड एंड आई सेड यस आई एम देयर। तो वहाँ पहुँच गया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एज ऑलवेज। एंड यू गेट इट लाइक अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस। बिल्कुल। अब सबसे ज़्यादा होता है मेरे लिए कि जब मैं इन लोगों से जब इनके साथ बैठ के काम सीखता हूँ ना, जो वही सबसे इनके कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ कि मैं बैठ के बस चुपचाप देख रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ कि किस तरह ये म्यूज़िक का काम कर रहे हैं, जो भी है वो सारा सीखना। कनेक्टिंग टू दिस, यूथ रिकॉर्ड्स भी बीच में बड़ा, बल्कि अभी उसका सीजन भी चल ही रहा है, चलता रहता है। तो उसमें भी यूथ रिकॉर्ड्स में भी हमें पता चला कि आपने जो है वो काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूथ वॉज वेरी स्पेशल। यूथ रिकॉर्ड्स का एक तो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था जब हमने बेसिकली व्हेन वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट कि नए रॉ टैलेंट को हम लेके उनके साथ काम करें। सो प्रोवाइडिंग देम विद अ गुड म्यूज़िकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फैसिलिटी, साथ में द बेस्ट म्यूजिशियंस एट, यानी अगर हम में से कोई है या किसी और कोई भी मिला के कोई यानी बेस्ट प्रोडक्ट हम जो निकाल सकते हैं
वो निकालने एंड देन फिल्म द प्रोसेस। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और बड़ा मज़ेदार रहा। एंड वंस अगेन वी मैनेज टू वर्क विद अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट जो दिल खुश होता है देख के कि यार अभी भी लोग कोशिश करें नो मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स देयर इन पाकिस्तान। ठीक है जी, म्यूज़िक की हमने बात की यहाँ पर। अब कुछ ऐसा वाक़या कोई अगर आपके जहन में हो बचपन का कि जिसको याद करके आज भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती हो, कोई शरारत हो, शरारत हो, कुछ हो? हाँ नहीं वो तो इतना नहीं होता था, लेकिन वैसे मैंने जैसे शुरू में कहा कि अक्सर अपने मेरे भाई के जो होते थे बॉयज़ बैंड में, वो सारे छोटे से कमरे में रिहर्स करने जाते थे। तो मैंने अपनी जो पहली ज़िंदगी की सिगरेट थी वो भी वहाँ छुप छुप के पी। जब वो नीचे गया मैं अंदर तो शौक तो होता था कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स स्मोकिंग इंजूरियस इट इज़ सॉरी इट इज़ बट एज अ यंगस्टर हर बंदे को क्यूरियोसिटी तो होती है। तो वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते थे, तो मैं जाके ऐसी ठूंग ठूंग ठंग ठंग आता नहीं कुछ बजाना, लेकिन मैं शोर मचा रहा होता था। तो वहाँ किसी ने एक पैक सिगरेट का भी छोड़ दिया तो जाके वहाँ मैंने पहला जो एक कच लगाया खांसी करके ओके बस। सो एटलीस्ट दैट क्वेल्ड माय डिज़ायर फॉर सिगरेट्स फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। राइट ओके। वो नौजवान, वो यंगस्टर्स जो पागल हुए हैं म्यूज़िक के लिए, राइट, आना चाहते हैं किसी भी तरह, तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं? कोई ऐसा प्रॉपर चैनल है जिसमें वो आपसे कुछ सीख सकें, बात कर सकें? यार अनफॉर्चुनेटली नॉट एज सच, क्योंकि एक तो जो मैं सिखा सकता हूँ वो चीज़ खुद ही सीखने वाली है। आप इसमें कोई क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ फील के साथ बजा रहा होता हूँ, और सुन के जो भी मैंने सीखा है वो सुन के उसको कॉपी करके और इमिटेट करके उसी तरह मैंने अपना फिर स्टाइल बनाया है जो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें ये बजा बजा के होती हैं और बजा बजा के, हाँ बेसिकली in all the meanings of the word। तो ये तो अब अगर किसी को शौक़ है आप YouTube पे जाएं, खैर YouTube पे जा नहीं सकते, लेकिन आप ऑनलाइन जाएं, हाँ प्रॉक्सी जिससे अभी ब्रेक द लॉ इफ यू मस्ट, लेकिन तरीके हैं। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आजकल तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप चाहे अगर ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे, हाँ अगर आपने एटॉमिक बॉम्ब भी बनाना है तो उसके भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए होते हैं, तो आप यानी गिटार बजाना सीख ही जाएंगे होता है। सबसे ज़रूरी इसमें इन माय ओपिनियन जो चीज़ होती है वो है कि आप म्यूज़िक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और एक चीज़ में लिमिट ना हो जाए। क्योंकि मैं भी जब बचपन में तो वो रॉक और हैवी मेटल और वही सुनता था, उसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी सारे नहीं मैं नहीं सुना। लेकिन जहाँ आप ज़्यादा खुल के हर चीज़ को सुनेंगे, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो या वो, तो दैट विल स्ट्रेंथन योर। हाँ मोमो आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उमरान मोमो शफीक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस। तो ये मोमो तखल्लुस बना, निकनेम बना, कैसे बन गया, क्यों बन गया? इट वाज जस्ट अ निकनेम। कॉलेज में कोई दोस्त था, उसने कहा कि यार फॉर सम रीज़न बस मोमो तेरे लिए फिट है नाम। मैंने कहा अब मुझे कभी मोमो का जो भी नेम, रोज इज अ रोज, आपको देख के तो नहीं रखा? रोज इज अ रोज किसने? बुलबुले वालों ने आपको देख के कैरेक्टर तो नहीं? आई थिंक मोमो जनरली बहुत सारे लोगों ने निकनेम रखा होता है, और इटालियन में भी मोमो का काफ़ी इस्तेमाल होता है, और जापानीज़ में भी इट्स वेरी रैंडम किस्म का नाम। लेकिन वो कॉलेज में रखा था अमेरिका में, अब पता नहीं कहाँ से घूम घाम के, मैं कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता कि जी मेरा नाम मोमो है, उमरान शफीक ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों को पता चल ही जाता है और वो फिर निकनेम गेट स्टक। ठीक है। अच्छा, करेंटली आपका अभी एक म्यूजिक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा, बल्कि मेरी नज़र से क्या कई लोगों की नज़र से गुजरा, ब्लैक कॉफ़ी, मेरे ख्याल से उसकी प्रोडक्शन है जी, ख्वाबों में उसका नाम है उस गाने का। एक तो म्यूजिक वीडियो का आइडिया बड़ा ज़बरदस्त लगा, बहुत ही नेचुरल एक उसका लुक है, और दूसरा मुझे लगा कि उस गाने के पीछे कोई कहानी मौजूद है। वो कहानी क्या है और वो कैसे एकदम कहानी तो ऑब्वियसली मिस्टर ज़ुहैब काजी जो हैं उनका ब्रेन चाइल्ड है। एक पूरी एक साइंस फिक्शन स्टोरी उसने एक लिखी हुई है एज अ नॉवल फॉर्म। तो उसका एक चैप्टर है, चैप्टर 3 या जो भी है, ब्लैक कॉफ़ी चैप्टर का नाम है। और तो उस आई गेस चैप्टर की फीलिंग को उसने कैप्चर करने की कोशिश की है एक छोटे से म्यूज़िकल पीस के साथ। तो पहले तो मुझे स्टोरी उसने सुनाई थी, और फिर कई साल बाद मैं
स्टूडियो में बैठा हुआ था, उसका कोई और गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसने कहा था यार ये गाना भी एक है, तो मैं चाहता हूँ कि कभी अगर वक्त मिला तो इस पर कुछ बजा देना। मैंने सुना, मैंने कहा यार ये मज़ेदार गाना है, तो लाओ गिटार अभी करते हैं। तो उधर ही बैठे बैठे 2-3 घंटे में हमने अब मैंने तो अपना पार्ट बजा दिया, तो एंड दैट वाज इट। फिर उसने कहा कि वीडियो शूट भी हो रही है, अब्बास अली ख़ान भी आए हुए हैं, वो सारा भी है, इमाम भी है, रहील भी है, तो वी जस्ट गॉट टुगेदर एंड शॉट द वीडियो एंड टर्न आउट अमेजिंग। ठीक, ज़बरदस्त। ओके, और वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो ऑफिशियल पेज पे भी मौजूद है, और आप लोग हमारे पेजेस पे भी जाके देख सकते हैं। टीवी पाकिस्तान पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, और हो सकता है अभी आपको उसका एक प्रोमो भी लगा हुआ हमारे शो के साथ नज़र आ जाए। अच्छा, अब आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अब रिसेंटली जो मेरा एक लेटेस्ट जो वेंचर है म्यूज़िक बिजनेस में, वो है मैंने स्टूडियो अपना खोला है। तो वहाँ पे वो यूथ रिकॉर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है कि आई एम टेकिंग सम नॉट इवन यंग, सम मोर एक्सपीरियंस बैंड्स एज वेल, लेकिन अब बेसिकली उनको मैं आजकल रिकॉर्डिंग उनकी चल रही है, तो इतना मैंने अपनी म्यूज़िक पे थोड़ा सा ब्रेक लगाई हुई है, और मैं दूसरे लोगों के बेसिकली उनके साथ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उनकी जितना मैं मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आई एम इन्वॉल्व इन मेकिंग अदर पीपल्स म्यूज़िक राइट नाउ, लेकिन देयर इज़ अ रश्क, एक बैंड है जो शायद 2004-2003 में उन्होंने अपनी एक एल्बम निकाली थी, तो उनकी अब सेकंड एल्बम पे काम हो रहा है। सारा हैदर, वही जो ब्लैक कॉफ़ी में थी, और इमाम, उनके साथ 1-2 गाने कर रहा हूँ। तो काफ़ी काम उस लिहाज से चल रहा है अभी। ठीक है, कोक स्टूडियो का जो आने वाला सीज़न है, क्या एक्सपेक्ट करें हम उसमें? एक्सपेक्ट तो मैं इतना कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली आप जो हम इस साल करने वाले हैं, और वैसे भी वरना तो अब तक कोक स्टूडियो आ चुका होता है, इस बार हम उसकी फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करके ला रहे हैं। It should be interesting though, और ज़्यादा उमरान शफीक will remain there. उमरान शफीक इंशाल्लाह will remain there. फॉर्मेट चेंज हो रहा है, राइट? हाँ, नहीं फॉर्मेट चेंज हो रहा है, नहीं। राइट, ग्रेट। ओके जी, बातें तो काफ़ी हो गई। यकीनन लोगों को हैरत इस बात पर अभी हो रही होगी कि यार एक म्यूजिशियन आया हुआ है और ना आप उससे कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ना उससे बात कर रहे हैं, ये कैसी बात है? सिर्फ आप सवाल पे सवाल। तो हमने सोचा कि अब जब रैप अप की तरफ जाने लगेंगे प्रोग्राम में तो ज़रूर इनका गाना शामिल करेंगे। वैसे तो मैंने इनसे गिटार का भी कहा था, लेकिन गिटार का तो मजबूरी की वजह से किसी नहीं गा सके हो। यार मेरा जो असल में अकूस्टिक गिटार है, वो अकूस्टिक गिटार ही ला सकता था, तो वो उसकी कोई कंडीशन नहीं है बजाने वाली, आजकल उसका हालात ख़राब हो किसी दिन अगला प्रोग्राम करेंगे। तब तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे हम कोई बोल भी ना सुने? अच्छा, मुझे याद पड़ता है अपनी स्कूल लाइफ में, अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से 20-25 साल पहले, राइट, ऑब्वियसली स्कूल लाइफ नहीं, कुछ अर्से पहले की। तो स्कूल लाइफ में मुझे याद है एक नया गाना आया था, उसका म्यूजिक वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, उसके गाने के बोल से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, और वो मुझे फिर अभी जब मैं आपके हवाले से कुछ इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे याद आया यार ये तो उमरान शफीक बंदा मौजूद है इसके अंदर। और अमेजिंगली यानी अब मुझे पता चला कि वो मौज जो बैंड था उसका गाना खुशफहमी एक आया था, और उसके लिरिक्स बड़े ज़बरदस्त है, और जो म्यूजिक दिया गया था, पूरा जो एक सिनेरियो बैकग्राउंड्स में क्रिएट किया गया, इट वाज फैंटास्टिक। तो मैं चाहूँगा कि कुछ खुशफहमी के कुछ बोल हो। थोड़े से अब खुशफहमी के बोल में मुझे याद नहीं है, 10 साल पहले आया था, आपको याद है अंदाज़ा गाना? अच्छा, तो लेट्स सी। बेखबरी में वो बेखबरी में ऐसे चली कि चलती हो बादलों पे कहीं, वो समझे खुद को कितना हंसी, मगर अफसोस वो जाने नहीं, वो जाने नहीं। ना कोई आस तेरी, ना कोई प्यास तेरी, ना जाऊँ तेरा प्यार, ये खुशफहमी है क्या? Keeps going. वेरी गुड, बहुत आउट क्लास। और
मुझे वो मेरे बचपन की यादें हाँ, यादें आ गई। जैसा आप यहाँ डिस्कस कर रहे थे, आपने बचपन में वाइटल साइन को बिल्कुल बिल्कुल मेरा वो बचपन तो नहीं था राइट, लेकिन मैंने भी मौज को सुना। बिल्कुल बिल्कुल राइट, सो इट वाज ग्रेट। और अब आखिरी सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का, जिसमें हम शो भी अपना कंक्लूड करेंगे, कि वो लोग, वो यंगस्टर्स और वो तमाम म्यूजिक इंथुजियास्ट और जो जिनको भी वो शौक है, वो सब जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, आपको बैठे हुए सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने। देखिए, कोई मैसेज ऐसा सच तो नहीं है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जनरल एक एडवाइस मैं यही दे सकता हूँ कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको आप दिल लगा के काम करें, अपने आप से और दूसरों से जितना आप सच्चा रह सकते हैं, बी एज ट्रू टू योर सेल्फ एज पॉसिबल, और दिल लगा के काम करें, और इंशाल्लाह सक्सेस इज़ इनेविटेबल एट दैट टाइम। और सक्सेस की मेजरमेंट यही होती है कि अगर आप अच्छा काम करें और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, तो इन द आइज़ ऑफ मैन, इन द आइज़ ऑफ गॉड, एट दैट पॉइंट यू आर सक्सेस। सो आप अगर सक्सेस की डेफिनेशन भी थोड़ी सी अपने हिसाब से रखें तो देयर इज़ नो वे दैट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। सो जस्ट be good to yourself and others, and be good to your work. Thank you. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन बहुत, मुझे तो बहुत खुशी हुई आपका इंटरव्यू करके, और इट इज़ नॉट लेस देन एन ऑनर फॉर मी टू इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। और सिमिलरली आप लोग जिन्होंने आज हमारा प्रोग्राम देखा, यकीनन आप लोगों के फीडबैक का मैं भी इंतजार करूंगा, और इमरान भी यकीनन इंतजार करेंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा इस दफ़ा का प्रोग्राम जानिए पहचानिए, जिसमें यकीनन इस दफ़ा भी आपने बहुत कुछ जाना और पहचाना। और इस दफ़ा हमारे मेहमान थे इमरान शफीक। हमें आपके फीडबैक का यकीनन इंतज़ार रहेगा। हमारे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट की डिटेल्स इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान एहसन उमर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सितमगर वो मुस्कुराती चली, सितम नजरों से वो ढाती चली।